Hello and welcome in the Physics by JK Sir. Today we are going to start a new video series for NEET and IIT. हम लोग इस साल सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जिसमें वो सारे स्टूडेंट जो अभी 12th में हैं और वो चाहते हैं कि 12th के साथ साथ ही वो क्या करे, नीट आईआईटी का प्रिपरेशन करे, तो उन सभी के लिए ये वीडियो सीरीज में आप 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स की क्लासें में लेके आया हूं। इन सब क्लासों के अंदर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आप पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी की थ्योरी है वो पढ़ेंगे और उनमें इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है वो करेंगे। इसके अलावा जो नीट और आईआईटी में बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है उनको भी डिटेलिंग में, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, उन सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे हर वीडियो के साथ साथ, यानी वन वीडियो कंप्लीट आपका नीट आईआईटी और बोर्ड का पैकेज हो गया, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन, जेके सर का वीडियो, ठीक है। इसी वीडियो सीरीज के साथ में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हमारे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूरा थ्योरी, टॉपिक वाइज उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कुछ डेरिवेशन है तो वो करेंगे और फिर उस टॉपिक के हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे हर एक टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो अगर हम लोग देखें इस चैप्टर के अंदर, तो हमारे पास में इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहला वीडियो हम इस पे बनाएंगे। फिर कूलॉम्स लॉ होगा जिसके अंदर सुपरपोजिशन लॉ वगैरह, वेक्टर फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हम लोग गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पढ़ के ये सब चीजें थ्योरी, डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ में हम लोग करेंगे। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग स्टार्ट करने वाले, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड ऑफ चार्जिंग या मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्या होते हैं और टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्शन और हमारा एक इलेक्ट्रोस्कोप जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपको सुन के क्या दिमाग में आता है तो आप कहोगे कि सर वो सभी छोटी छोटी बातें जो हमने आज से पहले छोटी क्लासों में पढ़ी, जैसे आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे वहां पे बताया गया कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो वहां पे लिखा था ना फ्लो ऑफ चार्ज, उस चार्ज के बारे में हमने वहां पे कुछ डिटेलिंग में नहीं पढ़ा, लेकिन आज हम लोग देखने वाले कि व्हाट इज चार्ज, क्या है ये, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे जनरेट होता है, ये सब चीजें। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने बलून को कपड़े के साथ रब किया और फिर जब छोटे छोटे कागज के या पीसेस के पास ले गया तो देखे कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक कॉम को रब किया और छोटे छोटे, या स्केल को रब किया और छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास लेके गए, तो आप लोग वहां देखोगे कि वो कागज के पीसेस जो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? और एक देखिए, और आप देखिए, अगर आप स्केल को रब करके एक पानी के पास में ऐसे टैप से गिरते हुए पानी के पास लेते हो तो पानी जो है वो स्केल के पास में अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ तो है यहाँ पे। यानी मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रब किया और वो किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या क्या करने लगी, रिपेल करने लगी, यानी कुछ ना कुछ तो इसके साथ अब नॉर्मल हुआ, कुछ ना कुछ तो इसके साथ जनरेट हुआ, है ना। आप देखते हो ये वेन डे ग्राफ जनरेटर के अगर हम हाथ लगाए, अगर एक इंसुलेटर पे बैठ के देखो कि बाल एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये क्या हुआ। इसके अलावा ये सब छोड़ो, इसके अलावा मैं आपको डेली लाइफ के आपके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे विंटर्स के अंदर आप ब्लैंकेट को अनफोल्ड करते हो तो चट चट की आवाज आती है। किसी दिन आप ऐसे अचानक से उठते हो और एक दरवाजा है जो आपके लोहे का बना हुआ है या फिर कॉपर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसको ऐसे खोलते हो तो थोड़ा सा हल्का सा करंट का झटका लगता है। ये सब क्या है,
ये सारे की सारी चीजें, ये सारे की सारी एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि एक कुछ ना कुछ एक चीज है जो रब करने पर जनरेट हुई है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया। ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 12वीं की फिजिक्स के अंदर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर आप इलेक्ट्रो की बात करो तो लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग और मैग्नेटिज्म आप देखते हो मैग्नेट के बारे में, है ना, मैग्नेट के बारे में। ये यहाँ पे इलेक्ट्रो में जो लाइटनिंग वगैरह होती है, तो ये इसका मतलब हम लोग किसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में स्टडी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में, यहां पे हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, और फिर ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है चीजें। आगे यही चैप्टर आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं। यानी हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हालांकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम लोग इनकी स्टडी करते हैं वो अलग अलग करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी की। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारे जो ये चैप्टर आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म अलग अलग, जो इलेक्ट्रो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई चार्ज क्या होता है ना, इसकी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये सब चैप्टर पढ़ते हैं। और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वगैरह, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई वगैरह, ये सब चीजें। तो हम लोग जो पहले इलेक्ट्रो पढ़ने वाले हैं, इस इलेक्ट्रो को भी हम लोग देखें अगर, तो ये इलेक्ट्रो भी हमारे पास में दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से पता चल रहा है कि दोनों में इलेक्ट्रो तो है। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, चार्ज, चार्ज की स्टडी तो होने वाली है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की स्टडी तो होने वाली है। तो अब इसीलिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर ली कि सर इलेक्ट्रो इसमें भी है, इलेक्ट्रो इसमें भी है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि आप जो बात करने वाले हो उस पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर चार्ज एट रेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज आपका रेस्ट पे है, वो कहीं मोशन नहीं कर रहा। वही इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम बात करें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर तो आपका डायनामिक्स का मतलब हो गया, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि चार्ज है वो मोशन में है। चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन, बिल्कुल चार्ज मोशन में है। अब यहां पे भी मोशन में भी दो टाइप का मोशन होगा कि वहां पे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड है, लेकिन वो आगे की बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब हो गया कि आपका चार्ज या तो रेस्ट पे है या चार्ज क्या है, मोशन में। अगर हम चार्ज को रेस्ट पे रख के पूरी स्टडी करते हैं तो वो हमारी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज हमारा मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गई, है ना। चार्ज मोशन में मतलब हमने जो आपने करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर आपका चार्ज मोशन में ही तो है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज क्या है, मोशन में। क्लियर? इसका मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहला चैप्टर है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट पे है। तो आपने कुछ फिनोमिना अभी देखे जिसमें आपने देखा कि बलून कागज के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज हुई, इससे हमने क्या 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 देखा, क्या हमें दिखाई दिया कि यार कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी है जिनको रब करने पर उसमें एक ऐसा बिहेवियर आ रहा है जिसमें वो दूसरी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, या तो अट्रैक्ट कर रही है या तो रिपेल कर रही है। जी हाँ, या तो अट्रैक्ट कर रही है या फिर क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो हमने बोला क्या ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या फिर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? हाँ सर, है तो सही है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हो और उसमें रिपल्सन के और अट्रैक्शन के क्या आ गए, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर रब करने से पहले ये चीजें थी, इंट्रिंसिक है ये चीजें, हमने रब की तो वो बाहर आने लगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है,
ये कह सकते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो प्रॉपर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन विच इट फील्स फोर्स ऑफ attraction and repulsion in external electromagnetic field यानी जो हमने देखा कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो किसी भी बाहर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको हम रखें तो वो क्या करता है रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स फील करता है इसी को हम क्या बोलते हैं चार्ज बोलते हैं क्या बोलते हैं चार्ज कैसे जैसे मान लो मैंने अभी बोला था कि मैंने एक मान लो ये मैंने रॉड ली ग्लास रॉड है ना इस रॉड को मैंने रब किया क्या किया एक सिल्क के साथ मैंने अगर रब किया इसको इसके साथ रब किया रब करने के बाद में क्या होगा कि ये जो है क्या कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है तो मान लो इस पर कोई चार्ज आ गया इस पर ठीक है और जो सिल्क है वो भी क्या कर रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन कर रहा है यानी ये जो चार्ज जनरेट हुआ है रब करने के बाद में इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो बिहेवियर जनरेट हुआ है रिपल्सन का या अट्रैक्शन का इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं क्लियर है अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देख लिया तो हम अगर बात करें कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हुई कैसे अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट है वो क्या कर ली रब करने के बाद में वो रिपल्सन या अट्रैक्शन करने लगी तो हुई कैसे इसी को हम लोग देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन ये आया कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट अटेन इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कोई ऑब्जेक्ट के पास में इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैसे आ जाता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप चार्ज पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बातें हैं अगर आप देखो आपने एटम जब पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर आपने 11th क्लास में या कहीं अगर आप 12th में हो और आपने पढ़ लिया है तो आपने ये चीज देखी होगी कि हमारे पास में जो नेचुरली जो हमारे पास में क्या होता है एटम जो होता है वो एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है ये मेरे पास में एक एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है ठीक है ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं तो एक अगर मान लो मैं नेचर के अंदर जो मेरा एटम है तो वो देखूंगा तो वो क्या है न्यूट्रल है क्या है न्यूट्रल है क्यों होता है न्यूट्रल आपको सिंपल सी बात आपको पता है कि सर इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई जो क्यू नेट है इस पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है जीरो होता है बिल्कुल सही बात है अगर मान लो किसी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम रहेंगे तो वो फिर न्यूट्रल ही रहेगा उस पर चार्ज जीरो होगा नेट चार्ज क्लियर अब देखो क्या किया मैंने इसको रब किया तो जब भी कोई एटम जब आयन बनता है तो आपको पता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यस या नो बिल्कुल सही बात है या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वो लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट
और सिंपल सी बात है जो आपको पता है। अगर फॉर एग्जांपल मानो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, लूज कर लिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो मेरे पास जो एटम बना ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये तो इनको तो कोई हिला नहीं सकता, या तो अंदर है न्यूक्लियस के। बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके देखे लूज कर दिए इसने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन नाउ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए? नहीं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन जब ज्यादा हो गए तो हमें पता है प्रोटॉन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो प्रोटॉन के नंबर बढ़े हैं, दैट्स वाई ये जो इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी जो हमारा एटम है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, समझ में आया? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर इसने यहां पर हम देखें, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन कर ले। क्या कर ले, गेन कर ले। इलेक्ट्रॉन मान लो इसने गेन कर लिए। अगर इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए तो क्या होगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस बार अगर इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो ज्यादा हो गई, यानी नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी जो टोटल चार्ज है अब वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, यानी अब एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, समझ में आया? तो कैसे एक जो ऑब्जेक्ट है या एटम है वो आयन बनता है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और नेगेटिवली चार्ज हो गया, कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करने से। यही से क्वेश्चन पूछता है कि एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बताओ उसने क्या किया होगा, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। और अगर मान लो एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, ये समझ में आया? तो ये तो बात हो गई हमारे पास में कि कैसे क्या एक चार्ज होता है और कैसे एक बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो कैसे एक एटम के अंदर, आप ये भी बात कर सकते हो कि सर एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, एक जो एटम होता है, मान लो ये एटम है, ठीक है, ये एटम, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल आ जाते हैं। एक तो हो गया प्रोटॉन, ठीक है, और एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है, मेरे फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल। अगर हम बात करें तो जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में ये चीज हम देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो चार्ज कितना होता है वो, और दूसरी बात हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इनका मास कितना होता है। ये सिंपल सी बात है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही होता है, बस नेचर अलग होता है। नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, लेकिन इसका मास जो होता है लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है 10⁻⁻27
जी जी, ये हमने बात कर ली, बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको एक दिखा होगा कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि जो चार्ज है वो क्या है, इस पर इतना कूलम है, इतना कूलम है, यानी ये कूलम क्या है, ये बेसिकली कूलम क्या है, इस चार्ज की यूनिट है। तो अगर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े और इसके यूनिट के बारे में ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर हम यूनिट देखें तो चार्ज की जो यूनिट है एसआई यूनिट, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या है, कूलम। क्या है, कूलम। एसआई यूनिट क्या है, सी से शो करेंगे, कूलम। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें हम लोग, सीजीएस यूनिट वो होती है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन, कई नाम है इसके। इसको बोल सकते हैं आप स्टेट कूलम, है ना, ईएसयू, ठीक है। क्या हो सकता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, ईएसयू, ठीक है, ई ई एस यू, एम नहीं चल रहा, ओके, ई एस यू, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम, क्या बोलेंगे, स्टेट कूलम, ठीक है। और या फिर इसका एक और नाम है, दैट इज फ्रैंकलिन, दैट इज फ्रैंकलिन, क्लियर। अगर हम एमकेएस और सीजीएस में अगर इसका रिलेशन देखें तो एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या ईएसयू होते हैं। और अगर मैं इसकी लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं, क्या बात करूं, लार्जेस्ट यूनिट, तो वो लार्जेस्ट यूनिट होती है कौन सी, फेराडे। क्या होती है, फेराडे। जो फेराडे है ये उसकी क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। और एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत। और इसके अलावा, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी भी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, वो हम लोग पढ़ते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यानी एक ईएमयू के अंदर 10 कूलम होते हैं, या फिर 10 कूलम को हम क्या बोलते हैं, एक एब कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एब कूलम बोलते हैं। तो ये तो आपकी हो गई यूनिट की बातें। यानी अगर एक जो चार्ज है तो उसमें यूनिट के मामले में इतनी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ कूलम पता होने से काम नहीं चलेगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर। चलो भाई, हमारे ने क्या क्या बातें कर ली, चार्ज क्या होता है ये वो बात कर ली, एक बॉडी कैसे चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करने से। हाँ, एक चीज अपन इसमें और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, मान लो अगर ये इसका जो मास है वो m0 है, जब न्यूट्रल है बॉडी तो मास m0 है। और अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस केस में इसका मास की अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपने अभी देखा, अगर इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो कुछ मास इसका निकल गया। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास ओरिजिनल बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसका जो मास है वो क्या हो गया, कम। क्लियर। कम हो गया, यानी इसका मास जो है m0 ज्यादा हो गया, और इसका जो मास है वो है m, इसका m1 मान लेते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका मास बढ़ जाएगा, यानी इसका m2 मास है दैट इज ग्रेटर देन m0। ये चीज, इससे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपका m0, m2 आपका ज्यादा है और m1 आपका कम है। ये तीनों के मास का कंपैरिजन हो गया, क्लियर। ये भी हमने देख लिया, मास के बारे में भी देख लिया, ठीक है। फिर हमने देख लिया
कि इसकी यूनिट क्या होती है, इन जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनके मास और इनके आपको पता होने चाहिए। क्लियर? ओके। अगर हम लोग देखें, जब मान लो ये कि हाउ डज ए बॉडी गेट चार्ज, ये भी हमने देख लिया, ठीक है, देख लिया ये, ठीक है, कैसे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर? देख लो ये सब, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है, समझ गए? अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक चीज और देख लो कि अगर मान लो क्या है, कोई आपका, यहीं पे देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक चार्ज है Q, अगर वो क्या है, रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर मान लो Q है चार्ज, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और अगर यही Q चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, इसको हम लोग बोलेंगे, जो जनरेट करेगा वो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चीज भी आप लोग देख लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज किसकी, चार्ज की। सबसे पहले हमने देखा कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन के बेसिस पे हमने देखा कि या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। और वो देखो अगर आप रब करते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, ठीक है ना। तो किसी दो बॉडी को रब करते हो तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लो मैं टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूं, तो हमारे पास में दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया भाई, नेगेटिव चार्ज सबको पता है, सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज का अगर मैं मान लो एग्जांपल दूं तो वो कौन सा है, प्रोटॉन। अभी पढ़ा कितना चार्ज होता है कि सर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर एग्जांपल दूं मैं नेगेटिव चार्ज का तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है कितना होता है, जितना प्रोटॉन का होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये बात भाई समझ में आ गई। अगर अब इसमें देखूं तो हमने बोला कि अगर मान लो एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये, एक साइड मेरा पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस। क्या है, लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस है। तो ये क्या करेंगे, एक जैसे चार्जेस में क्या होगा, महासंग्राम, महायुद्ध। ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कौन से चार्ज, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज। अगर नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी है हम बात कर रहे हैं। और अगर यही हम लोग देखें कि अगर मान लो ये ऑपोजिट चार्ज होता, यानी एक साइड प्लस एक साइड माइनस, यानी एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, एक दूसरे के पास आते। इसी को बोलते हैं कि अगर ए लाइक चार्जेस हो, है ना, ए लाइक चार्जेस हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन ईच अदर, अट्रैक्शन या अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं सर। चलो आगे बढ़े। तो ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हो गई,
ठीक है, ये देख लो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही। देखो इसमें देखो एक एनिमेशन से देखो कैसे, एक ये सिल्क का कपड़ा है, वो ग्लास रोड है, टिचुक 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 क्या कर दिया मैंने, रब कर दिया, तो देखो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, ग्लास पे क्या रह गए, पॉजिटिव चार्ज रह गए, क्या रह गए, पॉजिटिव चार्ज रह गए। यानी एक पे ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आए, अगर इस ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी एक रोड लेके आऊं ग्लास की, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही अगर मान लो ग्लास है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लास्टिक है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये चीजें हमने समझी है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। चलो भाई एक एग्जांपल समझ लो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्ज बॉडीज ए बी सी अट्रैक्ट ईच अदर, नाउ बी एंड सी रिपेल ईच अदर, इफ ए एंड सी आर हेल्ड क्लोज टुगेदर दे विल, ऑप्शन बताना है। यानी जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे। पहले क्या बोल रहा है भाई, कि वो बोल रहा है कि आपके सामने दो बॉडी है ए और बी, वो अट्रैक्ट करती है। अगर मैं कह रहा हूं कि दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, यानी ये ए बॉडी और ये बी बॉडी अगर अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है। तो अभी पीछे से बोला कि नहीं नहीं सर, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर मान लो ये मेरी, तो ये मैं नेगेटिव लूंगा, तो मैंने कहा भाई ले लो, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों केस बनाने हैं हमें, क्लियर। तो उसके बाद में नाउ बॉडी बी एंड सी रिपेल ईच अदर, इसमें मैंने बी तो ले ली, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे बी बना रहा हूं, तो इस केस में ये देखो केस फर्स्ट है, ठीक है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो बी मेरी ये केस में नेगेटिव है, तो वो क्या कह रहा है, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, बी एंड सी रिपेल ईच अदर। तो अगर बी नेगेटिव है तो यहाँ पे सी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में अगर बी ले रहा हूं, इस केस में बी पॉजिटिव है, तो यहां पर सी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपस में तभी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी ऐसा होते ही अब फिर मैंने क्या किया, ए एंड सी आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, यानी इस केस से भी अगर मान लो मैं ए और सी को एकदम पास में लेके जाऊं, यानी अब ए और सी को पास में लाना, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका सी, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका सी। तो देख सकते हैं पहले केस में ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और इसमें भी देखो ये पहले ए माइनस का और ये प्लस का है, ये भी तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपन से तो यही पूछा है कि वो क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट। बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत हुई है हमारी। चलो भाई आगे बढ़ो। अब हम बात करें सेकंड, हमारा जो क्या है प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि अगर मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस सिस्टम में चार्ज है, मान लो कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे Q4 चार्ज है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज जो होता है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये ही क्या है, आपकी एडिटिविटी की क्या है, प्रॉपर्टी है। यानी क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम कोरोना में याद करो, आइसोलेटेड यानी उसको सबसे अलग कर दिया, यानी अगर सिस्टम है तो वो किसी से कनेक्ट नहीं है, वरना चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम क्यों बोलेंगे हम, अभी बताता हूं। अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने यहां पे ये क्यों बोला अलजेब्रिक सम, अरे भाई चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है,
स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखेंगे अगर हमने पहले नहीं बात करी है तो। स्केलर क्वांटिटी है, तभी अलजेब्रिक सम क्या है, पॉसिबल है। अलजेब्रिक सम उनका होता है जो स्केलर क्वांटिटी होती है, बाकी का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। हम वेक्टर की बात करेंगे आगे अभी इस चैप्टर में, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर आना चाहिए आपको, मैकेनिक्स आनी चाहिए बेसिक, क्योंकि फोर्स है, फोर्स मैकेनिक्स में फोर्स को पढ़ा था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो फोर्स में सारे के सारे कंसेप्ट मैकेनिक्स के लगेंगे, वेक्टर के लगेंगे, वेक्टर एडिशन वगैरह। तो यहाँ पे अल्जेब्रिक सम है, तो यहाँ पे ये हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, अगर मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर यहाँ पे प्लस का 2 कूलम, इधर माइनस का 3 कूलम और इधर प्लस का 4 कूलम है, तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस का 2 कूलम, माइनस का 3 कूलम, प्लस का 4 कूलम, यानी टोटल 4 और 2 6 माइनस 3 प्लस का 3 कूलम, इस पर क्या है, टोटल चार्ज है। इसमें ये बातें ध्यान रखोगे। देखो मास जो होता है, मास भी ऐड होता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो तो हमेशा प्लस के साथ ऐड होता है, तो प्लस में ही रहता है। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, चार्ज भी हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू रखोगे विथ साइन। क्या रखोगे, विथ साइन। साइन के साथ ऐड करना है, माइनस का है तो माइनस का रखोगे, इसको क्लियर। ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या पहले ये देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज अभी मैंने समझाई। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। देख लो टीचर, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखोगे कि सर ये चीज़ बताओ, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है सर। अब हम आगे बात करें, जैसे देखो ये एग्जांपल, देखो टोटल चार्ज जोड़ दिया मैंने साइन के साथ, -3 कूलम आया। चार्ज कंजर्वेशन, क्या बात करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देखते हो कि चार्ज के बारे में, तो अगर देखें हम, देखा जाए तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ा। आप देखते हो कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग चार्ज को पढ़ने वाले हैं कि जो चार्ज है किसी एक आइसोलेटेड बॉडी पर, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आप जो चार्ज है उस चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी लिख सकते हो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज नो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम, इट इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। सिंपल सी बात। यानी अब एक एग्जांपल से आप समझिए, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी पे। आप एक सिंपल से एग्जांपल को समझिए कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर था ए, जिसका था 10 कूलम चार्ज था ये, ठीक है, और दूसरा मेरे पास कंडक्टर है बी, ठीक है, इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये ए और ये बी। आफ्टर सम टाइम मैंने देखा, इसने कहा ले भाई 5 गुलाम तू मेरे से ले ले। क्या ले ले, मेरे से ले ले। तो आप देखो इस सिस्टम में, देखो इस सिस्टम को देखो, ये एक सिस्टम है पूरा। इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है आपका, 10 कूलम है कि नहीं है। अब इस सिस्टम में देखो दोनों के पास 5-5 कूलम चार्ज है, लेकिन पूरे टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या है, अभी भी 10 कूलम है या नहीं है। इसीलिए ये क्या है, आपका सिस्टम का चार्ज क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। चलो एक और एग्जांपल से समझो, एक और एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है, कोई दिक्कत। और मैंने एक सिल्क ले ली, क्या ले लिया, सिल्क का कपड़ा ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन के साथ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इन दोनों को मैंने रब किया और इस रब करने के बाद में क्या हुआ कि इस ग्लास रॉड ने
2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए तो इसके पास बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने सर, उतने ही होंगे, यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 प्लस का साइन आ गया। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसने लिए होंगे, इसने रोड ने दी तो इसने लिए होंगे, तो इसके पास कितने हो गए, 8 तो थे ही, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्या, जो प्रोटॉन है वो तो उतने ही है, 8 प्रोटॉन पहले ही थे, 8 प्रोटॉन अभी भी। ठीक है। अब इस सिस्टम को अगर देखूं तो ये इनिशियली सिस्टम है, इसमें टोटल जो चार्ज है वो देखो 4 इलेक्ट्रॉन और इस पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर 12 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, इसमें कितने हैं, 4 और 8, 12 ही प्रोटॉन हैं। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, इसको दिए कि नहीं दिए, लेकिन अगर पूरे सिस्टम में देखोगे तो अभी भी क्या है, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन इधर है और 12 प्रोटॉन इधर है, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, चार्ज कंजर्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां पे देखेंगे आप, देखो, ठीक है, यही मैंने आपको समझाया चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये देखो, इसमें पहले जो स्फेयर है, इस मेटल स्फेयर पे चार्ज कुछ भी नहीं था, इस पे -4 कूलम है, इसको मैंने इससे इसको मिलाया, अब इस पर 1 कूलम है माइनस का और इस पे -3, तो टोटल अभी भी कितना है, -4 कूलम है। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने को और चीजें समझ में आएगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेन्स 3 बॉडी ए बी सी। ये लो भाई, 3 बॉडी है, कितनी बॉडी है, 3 बॉडी, बना दिया जाए 3 बॉडीज को। बिल्कुल सर, ये लो बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 1 भाई, बॉडी नंबर 2 भाई, बॉडी नंबर 3 भाई, एबीसी 3 बॉडी। इस पर कितना है कि सर 2 कूलम, इस पर कितना है सर 3 कूलम, इस पर कितना है माइनस का 1 कूलम। इसने कुछ किया, अंडरगोइंग सम प्रोसेस, रब वब्स, जो भी इसको करना था इसने किया। अब हमें जो करना है हम करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्या बोल रहा है, इसका करने इतना, ये सब एक प्रोसेस, कोई भी अंडरगोइंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस करने के बाद में, और हमें ये समझता है कि प्रोसेस पता नहीं, अपने को सब पता है, रब किया होगा या इसको कनेक्ट किया होगा। अब यहाँ पे रब करने के बाद में इसमें ए पर जो कितना चार्ज आ गया, प्लस का 5 कूलम आ गया। बी पर कितना चार्ज आ गया भाई, बी पर सर -2 कूलम आ गया, माइनस का 2 कूलम आ गया। और सी पर कितना चार्ज आया, यही तो फाइंड करना है। सी पर कितना, हमें पता है कि हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज कंजर्व रहता है। अब इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, ये भी मतलब जो चार्ज इनिशियली है दैट इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, सिंपल सी बात है। और एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम देखो, इस एक ही क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल है 2 कूलम प्लस 3 कूलम, 5 कूलम माइनस 1 कूलम, तो ये हो गया प्लस का 4 कूलम इनिशियल था। लास्ट में कितना है, ये सर 5 कूलम है, -2 कूलम, और ये इसमें फाइंड करना है एक्स मान लो, तो लास्ट में फाइनल चार्ज कितना है, 5 कूलम -2 कूलम और प्लस का एक्स, यानी ये चार्ज कितना हो गया, ये आपका एक्स वैल्यू आ गई, प्लस का 3 कूलम प्लस एक्स, यानी एक्स आपका आ गया 1 कूलम। क्या हो गया, 1 कूलम इसका चार्ज आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, अगर मान लो मेरे पास में कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी पर अगर मान लो मैं चार्ज की बात करूंगा, तो जो चार्ज है वो चार्ज वो उस पर एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी या कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बात है भाई, अब ये समझा देते हैं आपको कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है, अगर मान लो मेरे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है
उसके ऊपर अगर चार्ज है, वो चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी आप किसी भी बॉडी पर किसी भी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 15, 20, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा जो आपका इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। यानी ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी चार्ज exist in integral multiple of basic unit of charge, basic unit of charge, that is इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन। यानी जो Q है दैट इज n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई बॉडी पर आपका जो चार्ज है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। यानी आपका जो चार्ज का यूनिट तो कूलॉम है, लेकिन किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज जो है ना, मिनिमम चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी is 1 electron, is 1 electron, 1 electron। यानी आपका किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। या इसको कूलॉम में बोलूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी एक बॉडी पर इतना चार्ज मिनिमम रह सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और बाकी आपको किसी भी एक आइसोलेटेड बॉडी पर जो चार्ज होगा वो आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा। सिंपल सी बात है ना। आप कोई ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग लगा रहे हो, तो आप किसी भी बॉडी से जब आप लेते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा, गेन या लूज होता है। तो क्या होता है, आप 5 इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करते हो। ऐसे तो नहीं है कि 5.5 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो मल्टीपल इंटीजर ही होता है ना। ये तो आपको सिंपली पता है। जब आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, वहां पे भी आप लोग देखते हो कि किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का लेना देना, इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें आपसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर चार्ज दे दिया जाए तो पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इतना चार्ज इसको देने के लिए अगर मान लो कोई बॉडी को रब किया, इस पर इतना चार्ज आया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो भी हुए होंगे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हुए होंगे। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। ये हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है। अगर मान लो ये देखेंगे तो अगर जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं। हालांकि क्वार्क चार्ज के बारे में होता है, लेकिन वो हमारे लेना देना नहीं है। हम तो ये बोलेंगे अगर चार्ज फ्रैक्शन में या पॉइंट में है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी बॉडी पे। क्लियर? चलो भाई, अगर मान लो मैं सिंपल सी अगर आपको एक चीज बताऊं कि कोई भी बॉडी पर चार्ज कौन सा पॉसिबल है या नहीं, अगर मैं 2-4 चार्ज आपको लिख के दूं तो आप उसको देख के बताएंगे कि कौन सा जो चार्ज है वो आपका एग्जिस्ट करता है और कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? चलो भाई लिखिए। अगर हम लोग लिखे इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें लिखे कि जैसे आपको बताना है कि विच चार्ज इज पॉसिबल और
नॉट। ठीक है, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूं सिंपल सा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा, सेकंड लिखा 3.2 इंटू 10⁻⁻21 कूलॉम। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा 0.1 इलेक्ट्रॉन। फोर मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन में भी दे दिया मैंने, अगर मान लो मैंने लिख दिया 0.1 कूलॉम। ये कुछ चार्ज है जो आपको बताने हैं कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए एक एक चीज करके हम एक एक चार्ज को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, और भी ले लो एक, अगर मान लो कम की ज्यादा का पावर लिया तो एक कम का पावर ले लो, कि आप एक ये ले लो कि 1.6 इंटू 10⁻+20 कूलॉम। ठीक है, चलो भाई, ये अब हम लोग देखें कि ये इतने चार्ज लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है या कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये किसी बॉडी का चार्ज है, मान लो ये किसी बॉडी पर चार्ज गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन कूलॉम चार्ज है, कूलॉम के फॉर्म में अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर मान लो n निकालूं दैट इज q अपॉन e विच इज इंटीजर अगर है, तो वो क्या होगा, चार्ज आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। और ये तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, ये जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का ही दे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप कह सकते थे कि सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन की ही वैल्यू है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, यानी ये जो आपका चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, यानी दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ये चार्ज आपका क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए एक ही में। अब इस सेकंड चार्ज की बात करते हैं। ये जो चार्ज है, अच्छा आप ना ये भी बता सकते हो कि ना मान लो मैं अगर बोल रहा हूं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप चार्ज के फॉर्म में भी याद कर सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा इसका n टाइम्स आपका इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका, 1.6 इंटू 10⁻�19 का। अगर मान लो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो ना 16 5 से 80, तो 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, 5 टाइम्स है ना। तो आप इस कूलम के फॉर्म में भी याद कर सकते, बाकी सिंपल है, आप तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर भी अगर मैं देखूं n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये तो क्या है, 2 है, तो 2 आ गया इनटू, अब आप देखिए 10⁻⁻19 ऊपर गया तो ये 10 की पावर क्या बचा, -2 बचा। तो ये देखो, तो आप सिंपल सा अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या है, एक फ्रैक्शन है, 2/100। क्या ये 2/100, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या है आपका, नॉट पॉसिबल है। क्या है, नॉट पॉसिबल। ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। अगला बात करें, ए तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1/10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये भी चार्ज क्या है, नॉट पॉसिबल। अब हम बात करें 0.1 कूलम, सिंपल सी बात है, इस बार चार्ज दे रखा है n, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं, चार्ज है, तो ये 0.1 कूलम है ना, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, 0.1 या 0.1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, जो प्लस का 19 बन गया, और ये आपका हो गया 1/16 इंटू 10⁻19।
और आप देखो इसको मैं अगर 100 दे दूं, इधर 2 जीरो इसको दे दूं, तो 100/16 इंटू 10⁻, क्या हो गया, 17 हो गया। आपको पता 100/16 जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी, और उसके बाद में 10⁻17 जीरो है, तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो भी ये चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर, समझ गए। चलो, तो यहां पे 16 100/16, तो ये हो गया आपका 96 है ना, 16 6 96, 6.25 इंटू 10⁻17 जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, यानी ये चार्ज क्या करता है आपका, एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। इसको अगर हम लोग देखें यहां पर, ये वाला जो चार्ज है दैट इज n इज इक्वल टू क्यू बाई ई से 1.6 इंटू 10⁻+ का 20 अपॉन वही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। आप देखेंगे कि ये तो ऊपर प्लस की पावर है, ये 1.6 से 1.6 कट गया, और 10⁻19 जब ऊपर चली गई तो ये भी प्लस की बन गई, 10⁻39 क्या बन गई, 10⁻39 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी क्या करता है आपका, एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो ये आपने देख लिया कि कैसे चार्ज एग्जिस्ट करता है और कैसे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो विच चार्ज इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो गया कि अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, अगर वो क्या है आपका इंटीजर के फॉर्म में है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर है, तो आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया, कैसे चार्ज पॉसिबल है, कैसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और अगर मान लो क्वेश्चन देखो, अगर आप जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उस पर जो चार्ज है, उस पर जो चार्ज है, मान लो कुछ भी चार्ज ले लो, एक बॉडी है, बाय रबिंग ए बॉडी गेट्स 8.0 इंटू 10⁻18 कूलॉम चार्ज, then how many electrons, अब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है, क्या हुई है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या की लूज किए होंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लूज, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ये आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप क्या करोगे कि सर एक बॉडी है, ठीक है, इस पर जो चार्ज Q है वो क्या है, 8.0 इंटू 10⁻−18 कूलॉम, ये इतना चार्ज है। और अगर मान लो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻−18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। ठीक है, ये 16 5 जा 8 और ये ऊपर गया तो 5 इंटू 10 19 है, और ये माइनस का 18 है, प्लस का 19 है, एक पावर बचेगी, यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को रब किया होगा किसी से, ठीक है, तो इस 50 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए, तब जाके इस पर इतना चार्ज आया होगा। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको चार्ज दिया होगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, और आप ऐसे भी कर सकते हो एक यहां पर, और आप एक क्वेश्चन कर सकते हो क्या कि जो मान लो अगर आप इसमें, आपको एक और क्वेश्चन में करा देता हूं, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, और क्वेश्चन करा देता हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलॉम चार्ज। ये सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा के अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये भी करो। सिंपल बात है, आपको चार्ज कितना दे रखा है, आपको चार्ज दे रखा है कि 1 कूलॉम चार्ज है। क्या है? 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम अपने को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो टोटल चार्ज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻+19। इसको आप लिख सकते हो आसानी से 10/16 इंटू 10⁻19। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे अगर मान लो 19 है, मैंने कहा भाई एक जीरो दे दे इधर, तो मैं आसानी से थोड़ा इसको सॉल्व कर लूं, तो 100/16 इंटू 10⁻18 बचा। तो ये सिंपल सा सॉल्व होगा 6.25। कैसे? 16 6 96, 4 बचा 40 तो 32, फिर 8 बचा 80 तो 5। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ सर, अगर आपके पास में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब क्या बनेगा? 1 कूलॉम चार्ज बनेगा। तो 1 कूलॉम चार्ज हमारे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। इसलिए हम बात करते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो चार्ज आपका क्या होता है? चार्ज आपका जब एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इज इट क्लियर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये आपकी डेफिनेशन रही, ये आपके पता चल गया कि कैसे चार्ज हम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कौन सा निकालते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको अगर आप देखेंगे, आपके सामने ये जो चीजें लिखी हुई थी इसको आप एक बार और इसको हटा देता हूं, ये आप हटा देता हूं ये वाला। ठीक है, ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया। इसके बाद में इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके वही जो चीजें मैंने लिखा रखी है वही आपकी लिखी हुई है। ठीक है, चलो भाई जो वही लिखा रखी है वही आपके इसमें एनिमेशन में है, तो आप उसको देख लोगे। ठीक है, चलो भाई ये भी आपने कर लिया होगा, तो आप पूरा वीडियो देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, जहां पे स्पीड लगे वहां पे आप थोड़ा वीडियो को रोक दो, पहले लिख लो। सिर्फ देख रहे हो, देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको नोट्स पूरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या हो गई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एग्जिस्टेंस इन नेचर, कौन किस फॉर्म में है भाई? Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो यस एग्जिस्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये आपका Ne के फॉर्म में नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय E, यानी Q इज इक्वल टू Ne। क्या सर, ये तो अभी आपने बता दिया, यही तो बताया। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी? अगली प्रॉपर्टी। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो है आपका सिंपल प्रॉपर्टी आएगी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हो गई, अब आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहली ये वाली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी पर जो कोई चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, और अगर ये चार्ज कोई भी किसी भी वेलोसिटी के साथ में, मान लो v वेलोसिटी या स्पीड के साथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो अगर आप इसको वेलोसिटी के बाद में देखोगे तो इस चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो अच्छा, एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक बॉल है आपके पास, क्या है? एक बॉल है, ये एक आपको बॉल है, m मास की बॉल है, ठीक है। इसको मैंने पहले धीरे से फेंका। कैसे फेंका? धीरे से फेंका, धीरे से फेंका। अगर मान लो मैंने इसको धीरे से फेंका और इधर आप खड़े हो, तो आपने क्या किया? इसको कैच कर लिया। क्या कर लिया? कैच कर लिया आपने। सिंपल है सर, कैच कर लिया आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा, मैंने कहा रुको जरा, फिर तुम लोग, यही सेम m मास की बॉल है, लेकिन स्पीड इसकी क्या है? बहुत ज्यादा। स्पीड इसकी क्या है? बहुत ज्यादा। क्या है? बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर मान लो बहुत ज्यादा स्पीड है तो इसकी
इसको आप कैच नहीं कर पाओगे, या अगर आपके कैच कर भी ली तो आपको चोट लग सकती है, कैच नहीं कर पाओगे, चोट लग सकती है आपको। यानी आप कहोगे सर ऐसा क्या हो गया, स्पीड बढ़ने से तो ऐसा क्या हो गया, तो स्पीड बढ़ने से इसका मास क्या हो गया, चेंज हो गया, मास बढ़ गया, इसका जो मास है सूडो मास जो है वो अलग आ गया। यानी हम अगर मास की बात करते तो यहाँ पे मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है, वो होता है m इज इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के हिसाब से। और एम नॉट क्या है, इसका रेस्ट में मास है, और उसके बाद में वी वेलोसिटी में जो मास है वो वी वेलोसिटी रख के और हम बात करते हैं, ये होता है रेस्ट मास। ये क्या होता है, रेस्ट में मास होता है। तो मास इस हिसाब से चेंज होता है। लेकिन अगर मान लो ये मास क्यों समझाया मैंने, क्योंकि आपको अब चार्ज समझना है। अब आपको क्या समझना है, चार्ज। अगर मान लो ये मास के बारे में बात हुई, अगर यही बॉल पे पहले मान लो 2 कूलम चार्ज होता तो ठीक है, आप कैच कर ले तो भी 2 कूलम। अगर मान लो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से फेंका तो भी क्या रहता, चार्ज 2 कूलम रहता। यानी चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। इसका मतलब चार्ज जो है वो स्पीड की वजह से चेंज नहीं होता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वो भी चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो रियलिस्टिक मास है, रिलेटिविस्टिक मास है, वो जो चेंज होता है ये रिलेटिव मास है, ये रिलेटिव मास हो गया, ये आपका चेंज होगा, लेकिन आपका चार्ज नहीं चेंज होता है। तो यही था आपका कि इन वेरिएंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत, ये आपकी छोटी सी प्रॉपर्टी, हाँ बट इंपॉर्टेंट, आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यही चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। यानी एसोसिएटेड विथ मास यानी एक ऐसी बॉडी जिसका चार्ज है उसका मास होगा ही होगा। विदाउट मास देयर इज नो बॉडी जिसका चार्ज हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास होगा उसका चार्ज होगा ही होगा। चार्ज जीरो हो सकता है किसी बॉडी पर, लेकिन चार्ज है और उसका मास जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ऑल्दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। अगर कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो हमने बात किया प्रोटॉन, तो इस प्रोटॉन का मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो चार्ज तो है तो मास तो होगा ही होगा। लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास तो है, मास एग्जिस्ट करता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। इसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, चार्ज लेस पार्टिकल होता है। क्या होता है, चार्ज लेस पार्टिकल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई इसका चार्ज तो जीरो है लेकिन मास तो है, तो मास तो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन मास जो है, लेकिन चार्ज जो है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आ गई होगी हमें बात समझ में। हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमने। क्या बात है, हमने चार्ज की सारी प्रॉपर्टी देख ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, एक बार मैं आपको सबको याद दिला दूं। हमने चार्ज पढ़ा, उसका यूनिट पढ़ा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली? सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज क्या होता है, टू टाइप का होता है। चार्ज क्या होता है, टू टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, तीसरी प्रॉपर्टी देखी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या देखा भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बात है भाई, मजा आ गया सर, सब कुछ याद हो गया हाथों हाथ। अगली प्रॉपर्टी देखी हमने
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके लिए हमने काफी क्वेश्चन भी किए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इन चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट यानी कोई भी चार्ज का वैल्यू है वो इसके स्पीड पे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। और एक ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। हाँ सर, 6 प्रॉपर्टीज बता दी विथ एग्जाम्पल, विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब बताओ और क्या चाहिए आपको। सबकी थ्योरी भी लिखी हुई है आपके सामने, सबकी थ्योरी है, सबके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अभी तो अब जब चैप्टर होगा, जब टॉपिक होगा उसके बाद भी न्यूमेरिकल तो और मिलेंगे आपको। ये देखो शुरू कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। पहला ही क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया कि सर ये तो अभी आपने करा है, इतने प्रैक्टिस क्या करा रहे हो। अब हमने तो क्वेश्चन आने लग गए हैं। एक क्वेश्चन है, ए कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज। चलो भाई Q इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। बहुत बढ़िया भाई। द कंडक्टर हैज डैश 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 इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू न्यूट्रल कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो एक कोई भी एक न्यूट्रल कंडक्टर था, पहले ये न्यूट्रल था, अब इसके पास में चार्ज आ गया है। अगर कोई आ गया है, चार्ज आ गया, वो भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज। कितने किए लूज, वो तो सर चार्ज देर का अपन बता देंगे, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई से अभी आपने बताया। मैंने कहा बिल्कुल 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 को सर डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बिल्कुल, तो ये तो कैंसिल हो गया। 16 9 जा 144 होता है, यानी ये 9 और कुछ नहीं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स। और सिंपल सी बात है, ये बताओ कि 9 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए कि ज्यादा हुए। ऑब्वियसली सर लूज किया है ना, पॉजिटिव चार्ज है, लूज हुआ है, तो न्यूट्रल बॉडी से अब इसके पास क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो अब आपके लिए सब सिंपल है। अगर आपने पढ़ लिया है, आपको क्लियर है चीजें, तो आपको सब सिंपल लगेगा। अदरवाइज फिर आपसे चीजें होएगी नहीं, तो आप कहोगे ये तो टफ है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है, तो मैं आपको फिर बता दूं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत यहाँ पे कोई IIT नहीं है, यहाँ पे कोई आपके लिए एम्स नहीं है। मैं सिंपल सी बातों में बोल रहा हूं, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, क्योंकि वो सीट सिर्फ आपके लिए इंतजार में नहीं बैठी है, वो उनकी इंतजार में बैठी है जो मेहनत करेंगे, जो क्या करेंगे, दिन रात क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टेस्ट देंगे। उनके लिए वो सीट क्या करेगी, इंतजार करेगी। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं है। हाँ, अगर आपको वो सीट लेनी है तो आप ले सकते हो, बिल्कुल आपके बस में है, अगर आप क्या करो, मेहनत करो। इसी के साथ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मेटेलिक कंडक्टर है। क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है, जो यानी एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 और 3 सेंटीमीटर है। चलो भाई, एक है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, और दूसरे की रेडियस क्या है, 3 है, मतलब इससे बड़ा है, ये इसकी रेडियस 3 है। -1 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड 5 इंटू 10 टू द -2 गिवन चार्जेस। ठीक है, यानी इन दोनों का चार्जेस दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे पीछे है, समझ जाओ, बस मैं समझा रहा हूं कि इस जिसकी रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, 1 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, इसका चार्ज क्या है, Q1 मानू, इसका चार्ज है -1 इंटू 10 टू द पावर -2, और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसका चार्ज Q2 अगर मानो, तो ये है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलॉम। क्लियर जी सर, समझ में आ गया। ये चार्ज दे रखे हैं और दोनों की रेडियस दे रखी है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया,
कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि सर हमें पता है, अब या आपने इतने क्वेश्चन करा दिए कि चार्ज क्या होने लगेगा, इन दोनों में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने लगेगा। फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, अगर मान लो ये देखो टोटल चार्ज कितना है, देखो बहुत सिंपल है, टोटल चार्ज कितना हो गया, अगर मान लो इसमें पहला और दूसरे में देखे तो जो टोटल चार्ज है वो क्या है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कि सर पहले वाले में क्या है -1 है और दूसरे में 5 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम टोटल चार्ज। यही चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो अभी मैंने वो बताया था, याद करो R1/R2 वाला कंसेप्ट, अगर मान लो दोनों की साइज सेम है तो कुछ नहीं, 2 कूलम इस पे, 2 इंटू 10⁻⁻2 इस पे और 2 इंटू 10 इस पे। अगर रेडियस सेम होती तो आधा आधा दोनों क्या कर लेते, बांट लेते, 2 इंटू 10⁻⁻2 इस पे और 2 इंटू 10⁻⁻2 इस पे, लेकिन दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत हो गई क्या, अरे कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो रेडियस सेम नहीं है तो रेडियस के हिसाब, रेशियो के हिसाब से चार्ज बट जाएगा, जिसकी रेडियस ज्यादा वो ज्यादा चार्ज ले जाएगा, जिसकी कम है वो कम ले जाएगा। यानी जो Q1/Q2 है, जो चार्ज का जो रेशियो है ना, वो क्या आएगा, R1/R2 के रेशियो के इक्वल। R1/R2 रेशियो क्या है भाई, R1 और R2 जो रेशियो है वो हो गया आपके 1/3, क्या हो गया 1/3, यानी जो 1 और 3 रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो चार्ज का और इसके रेशियो 1 और 3 हो गया। यानी अगर मान लो इसके चार्ज की मैं बात करूं, ये वाला चार्ज छोटे वाले के चार्ज की, मान लो इसको Q1 मानता हूं, तो ये अब Q1 मान लो, ये Q1 डैश मान लो नया चार्ज है ना, Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 डैश जो है वो इसका क्या होगा कि सर इसका एक पार्ट इसके हिस्से आएगा और टोटल पार्ट कितने, 1 और 3 4, और टोटल चार्ज क्या है सर 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, यानी इसके पास में सिर्फ 1 कूलम चार्ज आया प्लस का। क्लियर। और अगर मान लो आप इसकी बात करो दूसरे बड़े वाले का Q2 डैश, वो आएगा 3 पार्ट आएंगे, टोटल पार्ट कितने 4। अरे रेशियो, आपको रेशियो से आपको चीजें बांटनी आती है ना, बहुत सिंपल बेसिक क्लासों में बात किया था। ये हो गया आपका, ये आपने यहाँ पे 4 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल, टोटल चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻2, यानी इसके पास आ गया 3 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब वो बोल रहा है बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर पे कितना आया कि सर 3 इंटू 10⁻⁻2, यानी हमारा आंसर हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2। क्या मजेदार क्वेश्चन है, क्या है ये, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट IIT में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। थोड़ा सा कंसेप्ट को घुमा दिया तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, चार्ज इज इनवेरिएंट, एसर्शन आपको दे रखा है चार्ज इज इनवेरिएंट, और आपको पूछा है, रीजन भी दे दिया है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि चार्ज की प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज इनवेरिएंट, और वो इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तो सर असर्शन तो सही बात है, और इस असर्शन को ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है, और उसका जो इनवेरिएंट का मतलब, ये इनवेरिएंट को पूरा एक्सप्लेन किया है। इनवेरिएंट का मतलब हो गया डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी असर्शन ए इज ट्रू और रीजन इज ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट। देखो कैसे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन गया, थ्योरेटिकल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपके प्रॉपर्टी से बनाया गया है, क्या है, द मास ऑफ एन आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट फॉर्म। ओहो, हाँ भाई आयन। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी को आयन कब बोलूंगा मैं, यहां से ये आयन, अगर मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी है और वो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, उसने या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, या क्या कर दिए, गेन कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पर वो क्या बनता है, आयन। क्या बनता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। यानी अगर कोई आयन है तो उसका स्लाइटली डिफरेंट है मास, बिल्कुल डिफरेंट होगा।
या तो अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर गेन करेगा तो मास बढ़ जाएगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। और इसका रीजन क्या दे रखा है, आयन इज फॉर्म्ड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड और एडेड। यानी लूज मतलब कि सर आपने तो लूज लिखा है, इधर रिमूव, अरे बेवकूफों एक ही बात है। लूज का मतलब हो गया रिमूव और एडेड का मतलब हो गया गेन, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड और गेन करने पर मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर वही कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपका नॉलेज है थ्योरेटिकल तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, जैसे एनसीईआरटी में पूछे गए आपके क्वेश्चन जाके देखना, और बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि एक पॉलीथीन को आपने रब किया, लो भाई ये लो पॉलीथीन, ये रही पॉलीथीन, क्या है ये, पॉलीथीन। इसको किसके साथ रब किया, वूल के साथ रब किया। ये लो भाई वूल, इसको मैंने वूल के साथ क्या किया, रब किया। अब उसके रब करने के बाद में ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव, यानी पॉलीथीन पर चार्ज आया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो, किस पर चार्ज आया है, पॉलीथीन पर चार्ज आया है, और वो कितना चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब क्या पूछ रहा है, आपको पता है चार्ज देके इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कितने क्वेश्चन कर लिए रे भाई, हैं ऐसे कितने क्वेश्चन कर लिए। इस क्वेश्चन पैटर्न में तो आप मास्टरी कर लोगे भाई। अगर एक प्रॉपर्टीज से मैंने इतने क्वेश्चन करा दी तो आगे चैप्टर तो पूरा बाकी पड़ा है ना। शानदार है कि नहीं है, कमेंट करके बताना कि सर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन से पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बताएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर वही क्यू बाय ई, चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई इसको लिख दो 30 अपॉन 16, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 की पावर 19 ऊपर गया, प्लस का हो गया 7 कट गया, तो ये बच गया 10 की पावर, ये बच गया 10 की पावर आपके पास में 12। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 16 टू जा 32 होता है, लेकिन ये 32 नहीं है, तो मैंने कहा 1 टाइम गया, 16 1 जा 16, बचा 14, क्या बचा 14, पॉइंट लगाया 140, तो 1.8 है ना, 140 16 8 जा समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए इसने। अब देखो इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट तक और निकाल देना, और बाकी 10 की पावर 12 है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान रखना, जीरो लगाओगे तो एकदम ये इंटीजर है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, ट्रांसफर हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, अरे भाई जब ये क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है, और ये वुलन क्या हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो आप बोलो ना नेगेटिव चार्ज किस पे आया है। अगर मैं कह रहा हूं पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम विच टू विच, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई बोर्ड के हिसाब से, तो सारी चीज पूछी उसने, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन वूल टू पॉलीथीन जा रहे हैं तो मास तो जाएगा ही ना, यस ट्रांसफर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या भाई। देखो इन न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, पूरा लिखना है, और इसके क्वेश्चन करने के बाद में घर पे और प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर, चलो भाई शानदार जबरदस्त। एक और क्वेश्चन आ गया, कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, यहाँ तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, भरमार है क्वेश्चनों की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फटाफट करेंगे। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg मास है, और इस 1 kg में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स है 1 kg में, यानी 1 kg में यानी 1000 ग्राम में इतने एटम है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम
every atom of the solid then charge gained by the solid of 1 ग्राम। अरे भाई वो कह रहा है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव कर सकता है, एक केजी में कितने, इसमें जितने 4 इंटू 10⁻20 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। लेकिन उसने कितना पूछा है, 1 ग्राम से पूछा है। क्या पूछा है, 1 ग्राम से। तो मैं बात करूं भाई 1 ग्राम से पूछा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाए 1 ग्राम में, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना है ये, तो 4 इंटू 10⁻20 1000 ग्राम में। अगर मान लो इसको मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो ये 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में आगे 1 ग्राम में एटम आ गए 4 इंटू 10⁻17, ये आ गए आपके पास में 1 ग्राम में एटम। 1 ग्राम में इतने एटम है भाई, और 1000 ग्राम में 1 kg में तो इतने दे ही रखे। अगर 1 ग्राम में इतने एटम है और वो कह रहा है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो टोटल कितना चार्ज रिमूव करेगा, या जो कितना चार्ज गेन होगा, टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 इंटू 10⁻17 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, तो कितना चार्ज हो गया 16 4 जा 64, यानी 6.4 इंटू 10⁻2 कूलम चार्ज गेन होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 1000 ग्राम के एटम दे दिए, 1 ग्राम का एटम निकाल दिया और बोलता है एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इतने एटम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतना चार्ज निकलेगा, तो 6.4 इंटू 10⁻2 कूलम। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट विथ क्वेश्चंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, या उससे पहले जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें होगी वो करके हम कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी 12th में प्रिपेयर कर रहा है उसको भेज दो, और आप भी अच्छी तरह से नोट्स बना लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दो मेरे को। जब तब तक ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, क्लियर।